नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी चर्चा हर तरफ है। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम यानी पीएमआईएस। एक तरफ इस योजना का ब्लूप्रिंट बहुत ही शानदार लगता है, पर जमीनी हकीकत में इसका प्रदर्शन कैसा है? आइए बिना किसी देरी के इस पूरे विषय का एक डीप डाइव करते हैं। 1 करोड़, बिल्कुल 1 करोड़ युवा। अगले 5 सालों में भारत के 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रदान करना और उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना इस पूरी स्कीम का सबसे बड़ा लक्ष्य है। एक बहुत ही भारी भरकम और बड़ी महत्वाकांक्षा है जो इस इनिशिएटिव को ड्राइव कर रही है। आज के इस एक्सप्लेनर को हम मुख्य रूप से 5 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले द ग्रैंड स्किलिंग विजन, फिर इसके नट्स एंड बोल्ट्स, उसके बाद कौन है योग्य, फिर जमीनी हकीकत का एक रियलिटी चेक और अंत में टैलेंट पूल का विस्तार। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द ग्रैंड स्किलिंग विजन। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी एमसीए का ये जो पीएमआईएस है, ये अभी एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया है। इसका प्राइमरी गोल है देश के टॉप कंपनियों में 1.25 लाख इंटर्नशिप के अवसर तैयार करना, ताकि किताबी ज्ञान और असल इंडस्ट्री की जरूरतों के बीच जो एक बड़ा गैप है उसे भरा जा सके। और हाँ, इस पायलट प्रोजेक्ट को अब दिसंबर 2026 तक के लिए एक्सटेंड भी कर दिया गया है। लेकिन यहां एक पेंच है। श्रम और रोजगार मंत्रालय की गाइडलाइंस बिल्कुल क्लियर हैं। जो भी युवा इसमें हिस्सा लेंगे उन्हें सख्ती से सिर्फ इंटर्न ही माना जाएगा, उन्हें रेगुलर एम्प्लॉय का दर्जा नहीं मिलेगा। ये एक बहुत ही स्पष्ट बाउंड्री है जो इस योजना के डिजाइन में शुरू से ही तय कर दी गई है। आइए अब इसके दूसरे हिस्से पर आते हैं, नट्स एंड बोल्ट्स, यानी फाइनेंशियली ये काम कैसे करता है। इस योजना का जो फाइनेंशियल मॉडल है वो एकदम स्प्लिट बिल या साझा खर्च के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। देखिए, इंटर्न को हर महीने 9,000 रुपए का वजीफा मिलना तय हुआ है। अब इसका पेमेंट कैसे होगा? सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या डीबीटी के जरिए 8100 रुपए देगी, और जो बाकी के 900 रुपए बचे वो कंपनी अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सीएसआर फंड से पूरा करेगी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। मंथली स्टाइपेंड के अलावा सरकार हर इंटर्न को 6,000 रुपए का एक वन टाइम इंसिडेंटल ग्रांट भी देती है। ये पैसा भी डीबीटी के जरिए सीधे बैंक खाते में आता है, लेकिन 2 किश्तों में। पहली किश्त इंटर्नशिप शुरू होने के ठीक 15 दिन के अंदर, और दूसरी किश्त 3 महीने पूरे होने पर मिल जाती है। इसके साथ कुछ हिडन सेफ्टी नेट्स भी मौजूद हैं, जैसे कि सरकार इंटर्न को लाइफ और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर देती है पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के तहत। रही बात ट्रेनिंग के खर्च की, तो वो पूरी तरह से कंपनी उठाएगी। और कंपनियों को मोटिवेट करने के लिए एक छूट भी दी गई है। वे इस योजना के प्रशासनिक खर्चों के रूप में अपने सीएसआर बजट का 5% तक इस्तेमाल कर सकती हैं। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, हु मेक्स द कट। आखिर इसके लिए क्वालिफाई कौन करता है? एलिजिबिलिटी को लेकर ना एक बहुत ही शार्प लाइन ड्रॉ की गई है। अगर किसी ने बीए, बीएससी, बीकॉम, आईटीआई या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है तो वो बिल्कुल पात्र है। लेकिन अगर कोई आईआईटी या आईआईएम का ग्रेजुएट है या फिर सीए, एमबीबीएस और एमबीए कर रहा है तो वो इस योजना का हिस्सा नहीं बन सकता। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये स्कीम खास तौर पर टियर 2 और टियर 3 शहरों के युवाओं को टारगेट कर रही है, एलीट संस्थानों के ग्रेजुएट्स को नहीं। इसके अलावा कुछ बेसिक फिल्टर्स और भी हैं। उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए, भारतीय नागरिक होना जरूरी है, और कैंडिडेट कहीं फुल टाइम जॉब ना कर रहा हो। फाइनेंशियल लिमिट की बात करें तो परिवार की सालाना आय 12 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। एक और सख्त नियम यह है कि परिवार का कोई भी सदस्य स्थायी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। बेसिकली ये सारे गार्डरेल्स इसलिए लगाए गए हैं ताकि मौका सिर्फ और सिर्फ जरूरतमंद युवाओं तक ही पहुंचे। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, द रियलिटी चेक। अब ये 41% का जो फिगर है ना, ये इस पूरी योजना का सबसे बड़ा टेंशन पॉइंट है। संसद में जो डेटा रिलीज हुआ है उसके मुताबिक जिन कैंडिडेट्स ने इंटर्नशिप शुरू की थी उनमें से लगभग 41% ने प्रोग्राम पूरा होने से पहले ही इसे बीच में छोड़ दिया। ये सच में एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा है। जरा नंबर्स को डिटेल में देखते हैं। एक तरफ हजारों में ऑफर्स दिए गए, पर असल में कितने लोग इंटर्नशिप करने पहुंचे? राउंड 1 में 82,000 ऑफर्स दिए गए, जिसमें से 28,000 ने एक्सेप्ट भी किया, लेकिन दरअसल ज्वाइन किया सिर्फ 8,760 युवाओं ने। राउंड 2 में भी एग्जैक्टली यही ट्रेंड देखने को मिला, 83,000 ऑफर्स, पर फाइनली ज्वाइन किया सिर्फ 7,300 ने। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉप ऑफ है। तो सवाल उठता है कि आखिर इतने लोग छोड़ क्यों रहे हैं? कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने इसके पीछे कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल रीजंस बताए हैं।
पहला कारण है लोकेशन। बहुत से युवा 5 से 10 किलोमीटर तक भी रोज ट्रैवल करने को राजी नहीं थे। दूसरा बड़ा फैक्टर रहा इंटर्नशिप का लंबा टेन्योर। 1 साल तक का कमिटमेंट कई युवाओं को भारी लगा। और तीसरा, जो स्पेसिफिक रोल्स ऑफर किए जा रहे थे उनमें कैंडिडेट्स का इंटरेस्ट ही नहीं था। और इस ठंडी प्रतिक्रिया का सीधा असर इस स्कीम के बजट पर देखने को मिला है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए सरकार ने 10,831 करोड़ रुपए का एक विशाल बजट एलोकेट किया था। लेकिन रियलिटी देखिए, कम भागीदारी के चलते सितंबर 2025 तक सिर्फ 73.72 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए हैं। एलोकेशन और एक्चुअल खर्चे के बीच ये गैप बहुत ही विशाल है। अगर राज्यों के हिसाब से बात करें तो पिक्चर काफी मिक्स है। आंध्र प्रदेश से सबसे ज्यादा 51,225 एप्लीकेशंस आईं। वहीं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 1,913 एक्चुअल जॉइनर्स रहे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि राउंड 2 आते आते यूपी में एप्लीकेशंस 50% तक गिर गईं। अब आते हैं सबसे क्रूशियल पॉइंट पर, क्या इन इंटर्नशिप से फुल टाइम नौकरी मिली? डेटा कहता है कि दोनों राउंड्स मिलाकर सिर्फ 95 कैंडिडेट्स को ही परमानेंट जॉब ऑफर्स मिले, जिसमें मुथूट फाइनेंस ने 32, टेक महिंद्रा ने 20 और हैरानी की बात यह है कि सरकारी कंपनी ओएनजीसी ने सिर्फ 1 फुल टाइम ऑफर दिया। खैर, अब आते हैं 5वें और आखिरी हिस्से पर, टैलेंट पूल का विस्तार। टैलेंट की इस कमी को दूर करने के लिए एमसीए ने 22 अप्रैल 2026 को एक बड़ा पॉलिसी ट्विक किया। यूजीसी द्वारा जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार अब इस स्कीम के दरवाजे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के फाइनल ईयर के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी खोल दिए गए हैं। तो अब एक फाइनल ईयर का स्टूडेंट पढ़ाई करते हुए इसमें कैसे अप्लाई कर सकता है? इसके लिए एक नई प्रक्रिया तय की गई है। पहला कदम, आयु और पारिवारिक आय का जो बेसिक क्राइटेरिया है वो मैच होना ही चाहिए। दूसरा, उन्हें अपने यूनिवर्सिटी के डीन या एचओडी से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी लाना होगा। और तीसरा, ये इंश्योर करना होगा कि इस इंटर्नशिप की वजह से उनकी पढ़ाई या एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स में कोई बाधा ना आए। अब सरकार का इस पॉलिसी चेंज के पीछे लॉजिक क्या है? दरअसल इसे सीधे तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी से जोड़ा गया है। आइडिया यह है कि पढ़ाई के दौरान ही अगर रियल वर्ल्ड लर्निंग को छात्रों की एकेडमिक जर्नी में शामिल कर दिया जाए तो इससे उनकी रोजगार पाने की क्षमता काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में आकर हम एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल पर खड़े हैं। अब जबकि पीएमआईएस ने फाइनल ईयर के छात्रों के लिए एंट्री खोल दी है, तो क्या ये बदलाव इस 41% के मैसिव ड्रॉप आउट रेट को कम कर पाएगा, या फिर भारत में कॉर्पोरेट इंटर्नशिप के इस पूरे मॉडल को ही एक डीपर स्ट्रक्चरल रीथिंक की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार जरूर होना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। जुड़ने के लिए